अच्छा, कभी सोचा है कि टीचिंग एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं वो बस सवाल नहीं होते, उनके पीछे ना एक पूरी कहानी छिपी होती है, ये समझने की कि बच्चे आखिर सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं और बड़े कैसे होते हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस पूरे कोड को क्रैक करते हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज की हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। सीखना एक डैश और डैश प्रक्रिया है। आखिर ये सीखना है क्या? कोई सीधी सादी चीज है या कुछ और? तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, यानी बच्चे असल में सीखते और बढ़ते कैसे हैं। देखिए, किसी भी टीचर के लिए ना ये समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बच्चों का विकास कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। मतलब बच्चे एक ही टाइम पर कई लेवल पर बढ़ रहे होते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, सब एक साथ। और हाँ, कल्चर का भी इस पर बहुत बड़ा असर होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के बच्चे एक ही ढर्रे पर बड़े होते हैं। तो अब वापस आते हैं अपनी उस पहली पहेली पर। याद है? उसका जवाब है कि सीखना एक कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है। मतलब ये कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है कि बस चुपचाप बैठे और सारी जानकारी अंदर चली गई। अरे नहीं, सीखने के लिए तो दिमाग को कसरत करनी पड़ती है, एक्टिवली हिस्सा लेना पड़ता है। और यहीं से एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है, एक ऐसी बात जो बच्चों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें ज्ञान से भरना है, बिल्कुल नहीं। वे तो पैदाइश से ही जिज्ञासु होते हैं, अपने आसपास की दुनिया के बारे में लगातार सोचते हैं और चीजें कैसे काम करती हैं इस पर अपनी खुद की थ्योरी बनाते हैं। सच कहूं तो वो नन्हे साइंटिस्ट हैं जो दुनिया की खोज में निकले हैं। अच्छा, डेवलपमेंट के अलग अलग पड़ावों की बात करें तो मिडिल चाइल्डहुड एक बहुत ही खास दौर है। ये वो स्टेज है जब बच्चे तार्किक रूप से, मतलब लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, खासकर उन चीजों के बारे में जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये सिर्फ कल्पना की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम होता है। और एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। बच्चे की फिजिकल और इमोशनल हेल्थ, मतलब उसका शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, उसकी लर्निंग में एक बहुत ही जरूरी रोल निभाता है। सीधी सी बात है, एक स्वस्थ और खुश बच्चा सीखने के लिए कहीं ज्यादा तैयार होता है। तो अब मिलते हैं उन दिग्गजों से, उन महान विचारकों से जिनके आइडियाज ने शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला दी। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर आज के मॉडर्न टीचर्स खड़े हैं। चलिए देखते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की। उनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल में ये सीखने का मैजिक जोन है। ये वो गैप है जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की थोड़ी सी मदद से कर सकता है, उसके बीच का गैप। यहीं पर असली लर्निंग होती है। वाइगोत्स्की का जो मूल विचार था ना, वो ये था कि सीखना एक सोशल एक्टिविटी है। उनके लिए भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, बल्कि हमारी सोच को आकार देने का एक टूल थी। और जो कल्चरल टूल्स होते हैं, जैसे किताबें, नक्शे या आज के ज़माने में कंप्यूटर, ये सब हमारे दिमागी ताकत को बढ़ाते हैं। अब आते हैं दूसरे दिग्गज जीन पियाजे पर। उन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही कि बच्चों की सोच बड़ों की सोच का कोई छोटा वर्जन नहीं होती, बल्कि वो गुणात्मक रूप से, मतलब फंडामेंटली ही अलग होती है। वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं और समझते हैं। जैसे उनकी एक स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां टीनेजर्स हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, मतलब कल्पना के आधार पर भी तर्क करना सीख जाते हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की में मेन फर्क क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। पियाजे ने बच्चे को एक अकेले साइंटिस्ट की तरह देखा जो खुद ही दुनिया की खोज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वाइगोत्स्की ने बच्चे को एक सोशल अप्रेंटिस या सामाजिक प्रशिक्षु की तरह देखा जो दूसरों के साथ मिलकर समाज में रहकर सीखता है। हाँ, पर मैदान में सिर्फ यही दो खिलाड़ी नहीं थे। लॉरेंस कोलबर्ग ने हमें नैतिक विकास के चरणों के बारे में बताया, खासकर उस स्टेज के बारे में जहां हमें लगता है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम कानून बहुत जरूरी हैं। और फिर आते हैं हॉवर्ड गार्डनर, जो हमें याद दिलाते हैं कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, ये तो कई तरह की होती है, जैसे किसी एथलीट की बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर इसे क्लासरूम में असल में लागू कैसे करें?
तो अब हमारा फोकस है एक समावेशी क्लासरूम बनाने पर। एक ऐसी जगह जहां हर एक स्टूडेंट का स्वागत हो और उसे कामयाब होने का पूरा मौका मिले। तो समावेशी शिक्षा का दिल क्या है? इसकी फिलॉसफी क्या है? सीधी सी बात है, ये एक विश्वास है कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक रेगुलर स्कूल में एक जैसी शिक्षा पाने का पूरा हक है। ये अलग करने के बारे में नहीं, बल्कि सबको साथ लाने के बारे में है। और सबको साथ लाने का मतलब है कि हमें खास जरूरतों को भी समझना होगा। जैसे डिसलेक्सिया को ही ले लीजिए। हमें ये समझना होगा कि ये कोई बुद्धिमानी का पैमाना नहीं है, ये एक खास तरह की लर्निंग डिफिकल्टी है, जिसे बच्चे के पढ़ने और लिखने के स्किल्स को एनालाइज करके पहचाना जाता है, ताकि हम उन्हें सही सपोर्ट दे सकें। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत काम की है। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि क्लासरूम में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें लड़के लड़कियों के मिक्स्ड ग्रुप बनाने चाहिए ताकि जेंडर स्टीरियोटाइप्स कम हों। जो बच्चे एक से ज्यादा भाषा जानते हैं उसे एक खूबी मानना चाहिए, और जो गिफ्टेड बच्चे हैं उन्हें चैलेंजिंग काम देने चाहिए। और क्या नहीं करना है? हमें किसी भी तरह की रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा नहीं देना है। जरूरतमंद बच्चों को बाहर ट्यूशन लेने के लिए नहीं कहना है, और किसी भी बच्चे के लिए गलत स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि एक इफेक्टिव मॉडर्न टीचर क्लास में असल में करता क्या है। शायद एक टीचर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला होता है कि वो अपनी क्लास का माहौल कैसा बनाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमें एक सहयोगी मतलब कोलैबोरेटिव माहौल बनाना है, जहाँ बच्चे एक दूसरे की मदद करें। हमें एक प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटिव माहौल से बचना है, जहां बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। याद रखिए, सीखना एक टीम गेम है, कोई अकेली दौड़ नहीं। तो एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास असल में दिखती कैसी है? इसमें टीचर फ्लेक्सिबल होता है और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को सही सहारा देता है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर असेसमेंट का मकसद बच्चों पर ठप्पा लगाना नहीं, बल्कि ये समझना होता है कि उन्हें कहाँ मदद की ज़रूरत है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ बातचीत और बहस को बढ़ावा दिया जाता है। ये एक जिंदा दिल और डायनामिक जगह होती है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में फेल होता है, तो असल में जिम्मेदार कौन है? और इसका जवाब बच्चे को दोष देने के बजाय पूरे सिस्टम पर रोशनी डालता है। एक बच्चे का फेल होना असल में ये दिखाता है कि स्कूल और पूरा सिस्टम उस बच्चे की ज़रूरतों और उसकी रुचियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। ये सोच में एक बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली बदलाव है। और इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आखिर में एक खूबसूरत विचार, जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो वे अपनी सोच पर दोबारा सोचते हैं और समझ के एक ऊंचे लेवल तक पहुंचते हैं। ये हमें बताता है कि सबसे अच्छी टीचिंग सिर्फ ज्ञान देने के बारे में नहीं है, बल्कि खोज के रास्ते को आसान बनाने के बारे में है। और ये इस बात को पक्का करता है कि सीखना वाकई में एक कॉम्प्लेक्स, एक्टिव और सोशल सफ़र है। अब सवाल ये है कि हम हर क्लासरूम को उस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत कैसे बना सकते हैं।